गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम प्रीति त्रिभुवन सिंह है। मैं कुरार गांव मनपा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 में एक विज्ञान शिक्षिका हूं। तो आज हम विज्ञान भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि किसी भी चीज की शुरुआत अच्छे विचारों से होना चाहिए। तो आज के लिए आपका सुविचार है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज का अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम विज्ञान भाग 2 का नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ 18, जिसका नाम है अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीनें अर्थात दूरदर्शी। इसके अंतर्गत हम कुछ खास मुद्दों को समाविष्ट किया गया है। तो आज के लेक्चर में जिन मुद्दों को हम कवर करने वाले हैं वो है प्रकाश के रूप, दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा याद करते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, देखिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो पहला प्रश्न है आपका, आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला उसने पूछा है कि आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। तो आकाश क्या है बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, जो भी वातावरण आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है उसे ही हम आकाश कहते हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द चारों तरफ। आसमान से लेकर धरती तक जो भी चीजें हम आसमान की तरफ, धरती नहीं, आसमान की तरफ जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ के वातावरण को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आकाश हमें हमारी आंखों से दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आकाश। और अंतरिक्ष क्या होता है? अब अंतरिक्ष के लिए क्या है कि मनुष्य के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानना हमेशा से ही एक रोचक विषय रहा है। अंतरिक्ष का नाम आते ही मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, यह कितना बड़ा है, और ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके मन में रहता है। वैज्ञानिक भी इन सभी सवालों का जवाब कई सालों से वो ढूंढ रहे हैं और अभी भी वो ढूंढने में जुटे हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब तो हल हो चुके हैं, जबकि अभी भी बहुत कुछ जानना अंतरिक्ष के बारे में, तो बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग अंतरिक्ष से ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ बहुत ही एकदम रोचक तथ्य हम लोग देखेंगे कि अंतरिक्ष क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर असीम क्षेत्र जो होता है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो चीज हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं उसके बाहर का जो असीम क्षेत्र होता है, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो एकदम असीमित है, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, अब अंतरिक्ष में क्या क्या होता है? देखो, अंतरिक्ष में तारे, ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, धूल, गैस और बहुत सारी विकिरण आदि ये सब होते हैं, ये सब हमें पता है। तो अंतरिक्ष की जानकारी को समझने के लिए पहले तो हमें अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स है उसको समझना होगा, जैसे कि आकाशगंगा क्या है, ये भी अंतरिक्ष में ही होता है। सौर मंडल, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सौर मंडल क्या है। और ग्रह, जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्या है? प्लैनेट्स। तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अंतरिक्ष क्या है। तो पहला क्या था अपना? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या होता है कि अंतरिक्ष में खरबों तारे हैं जो सामान्य रूप से वितरित नहीं है। इतने सारे तारे होते हैं अपने अंतरिक्ष में और उनका कोई ऐसा बंटवारा नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं होता, वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ये तारे बहुत बड़े बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं। तो प्रत्येक समूह में बहुत सारे तारे होते हैं। तो इन समूहों में तारों के अलावा हाइड्रोजन गैस व धूल के कण भी बहुत मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे प्रत्येक समूह को, ऐसे पूरे ग्रुप को, जो तारों का और हाइड्रोजन गैस और धूलों का जो ग्रुप होता है उसे हम आकाश गंगा, इंग्लिश में हम उसे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है,
फिर अपना सौर मंडल, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगी तो एक शॉर्ट में बताती हूँ कि सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का, क्षुद्र ग्रहों और कुछ ताल तारे भी होते हैं और बहुत सारे धूलिय कण भी होते हैं। इन सबको संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, अपना सौर मंडल बनाते हैं। तो सौर मंडल के केंद्र में क्या होता है, सूर्य होता है, याद होगा तुमको, तथा समस्त पिंड क्या करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो फिर इसके बाद है अपना ग्रह। ग्रह क्या है, वो एक आकाशीय पिंड है, हम सबको पता है, जो दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबकी अपनी अपनी एक कक्षा होती है ना, उन कक्षाओं में ही वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं हमारे, वो अपना खुद का प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं। ग्रहों पर जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का जो स्रोत अपना सूर्य होता है, उसकी जो किरणें जब पड़ती हैं ग्रहों पे, तो उनमें एक चमक होती है, वे स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। तो इसके अलावा और क्या क्या होता है अंतरिक्ष में, जैसे गैलेक्सी, मतलब तुम्हारा ये आकाशगंगा, सौर मंडल और प्लैनेट्स। इसके अलावा और क्या होता है, धूमकेतु होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, तारे होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और लेकिन और अंतरिक्ष के बारे में अगर मैं कुछ और पॉइंट बताऊं तो आपको और अच्छे से वो स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे अंतरिक्ष है ना, वहाँ एकदम शांत होता है, वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं होता। तो जब वायुमंडल नहीं है तो उसमें ध्वनि की तरंगे क्या होती है, एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये अंतर है आकाश में और अंतरिक्ष में। हमारे आकाश में वायुमंडल होता है तो वहां पर ध्वनि की तरंगे आ जा सकती हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, तो वो हमें सुनाई देती है। दूसरा क्या है कि अंतरिक्ष में जो मौजूद सौर मंडल है, उसमें सूर्य सबसे बड़ा होता है। और वो इतना बड़ा होता है कि पृथ्वी जैसा एक ग्रह जो है, वैसे 10 लाख ग्रह उस सूर्य के अंदर समाविष्ट हो सकते हैं। फिर और क्या है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता। हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अंतरिक्ष में जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहां जाते हैं, जो भी शोधकर्ता वहां पर जाते हैं, वो देखो हवा में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वो हवा में तैरते हैं। और एक चीज है कि अंतरिक्ष में अगर कोई भी दो धातु एक दूसरे से टकराते हैं तो वो आपस में ही जुड़ जाते हैं, आपस में ही क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जबकि अपने आकाश में ऐसा कुछ नहीं होता और अंतरिक्ष में होता है। तो अभी इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है अपना क्या है कि अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अंतरिक्ष अवलोकन और उसका क्या महत्व है। तो अंतरिक्ष अवलोकन का क्या होता है, मतलब आप अंतरिक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, अंतरिक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। और अंतरिक्ष का निरीक्षण हम नीली आंखों से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो पृथ्वी पर जितनी भी दूरबीन इजाद हुई है, जितने भी दूरबीन पृथ्वी पर इजाद हुए हैं, मतलब उनकी खोज हुई है, या अंतरिक्ष में जो भी दूरबीन भेजे गए हैं, उनकी सहायता से जो भी ग्रह होते हैं, ग्रह हो गए, तारे हो गए, है ना, और खगोलीय पिंड होते हैं, ऐसे सभी जो आपके वो होते हैं, पिंड होते हैं, उन सब की करते हैं, तो हम उसे कहते हैं अंतरिक्ष का अवलोकन करना, मतलब अंतरिक्ष का निरीक्षण करना। उसको जानने के लिए उसके बाद क्या लिखा है, अंतरिक्ष अवलोकन का क्या महत्व है ना। प्रश्न में क्या लिखा है कि अंतरिक्ष अवलोकन का क्या महत्व है। तो आकाश में जितने भी ग्रह, तारे, धूमकेतु, गैलेक्सी, इन सभी खगोलीय पिंडों की जानकारी, नक्षत्रों की जानकारी, यह सब हमें कहाँ से होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, अंतरिक्ष अवलोकन के कारण ही प्राप्त होता है। अंतरिक्ष अवलोकन के कारण ही हमने प्रकाश के विविध रूपों और अंतरिक्ष के असीमित विस्तार को समझा है। यदि हम अंतरिक्ष का अवलोकन नहीं करते, हम उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं होते, तो हमें प्रकाश के विविध रूप और जो अंतरिक्ष का जो असीमित विस्तार हुआ है वो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हमें अंतरिक्ष का अवलोकन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे अभी मैं ये पढ़ती हूँ तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। पुरातन काल से ही मानव ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर कौतूहल से देखने की शुरुआत की।
ठीक है। बहुत पुराने, जो हमारे पुरातन काल का जो मानव था वो क्या करता था, देखता था कि ऊपर सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो वो उसे और भी एकदम उत्सुकता से देखने की शुरुआत किया। केवल आंखों द्वारा किए गए अवलोकन और अपार कल्पना शक्ति की सहायता से उन्होंने आंखों द्वारा दिखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया। अब नीचे से, धरती से खड़े होकर अब हम लोग भूपृष्ठ पर से जितनी चीजें हमारी आंखों से दिखती हैं, हम बस उसको ही देख पा रहे थे। तो जो एक उत्सुक मानव था, उसको ये हुआ कि इसके आगे अब क्या, तो उसको समझने का उसने प्रयत्न करना शुरू किया। तो आकाश में तारों, नक्षत्रों की स्थिति समय अनुसार बदलती है। सबको पता है तारे, ग्रह, नक्षत्र टाइम टू टाइम घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो जब वो घूमते हैं तो उनका क्या होता है, उनकी स्थिति भी समय के अनुसार बदलती रहती है। तो इस आधार पर मानव को समझ में आया कि इस स्थिति, मतलब जो नक्षत्र की स्थिति बदल रही है या तारों की स्थिति बदल रही है, उसकी, और जो ऋतु चक्र है, जो अपना मौसम बदलता है, ठंडी, गर्मी, बारिश जो भी आती है, वो ऋतु चक्र का आपस में कुछ न कुछ संबंध है, कुछ न कुछ कनेक्शन है। ठीक है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण यह आकाश दर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। अब हमको भी पता है कि अपनी जो भी खेतियां होती हैं वो अपने जो मौसम होते हैं उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं पर डिपेंड है। तो जब मानव धीरे धीरे जब विकास करने लगा, जब हर चीजों के बारे में वो उत्सुकता पूर्वक जानने की कोशिश करने लगा और उसका निरीक्षण करने लगा, तब उसको पता चला कि खेती के लिए, जो भी किसान खेती कर रहा है, उसके लिए ऋतु चक्र की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, हर अनाज का उगने का अपना अपना एक समय होता है। फिर नक्षत्रों की स्थिति नाविकों को भी दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित होने लगी। अब नक्षत्र की स्थिति के अनुसार ही जो नाविक होते थे वो अपना जहाज लेकर समुद्र में जाते थे, और वो क्या करते थे, जो नक्षत्र की स्थिति उसको दिशा दर्शक के रूप में वो उसका उपयोग करने लगे। उनसे पता चल, मतलब वो दिशा दर्शक थे, मतलब उनको पता चलता था नक्षत्रों की स्थिति से कि आज तूफान आने वाला है या नहीं, ज्वार भाटा है या नहीं, ये सारी चीजें उनको पता चलती थी। तो वो हिसाब से अपना कार्य करते थे। फिर आकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के मानव ने प्रयत्न शुरू किए, परंतु आकाश के ग्रह या तारों को अधिक पास से देखने के लिए मानव के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। अब भूपृष्ठ पर खड़े होकर उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो उसको खोजने का प्रयास उसने शुरू किया ना। लेकिन उस चीज को देखने के लिए उसके पास तब तक कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे हमें उपकरण का भी मानव ने खोज किया। आपने ये टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग दूरदर्शी, और वैसे अगर बोला जाए तो हम दूरबीन कहते हैं। तो टेलीस्कोप का नाम सुना है आपने, लेकिन आप जानते हैं कि टेलीस्कोप है क्या, दूरदर्शी है क्या? अगर जिसको नहीं पता है तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगी कि टेलीस्कोप होता क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है। तो जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हमारा मन एकदम उत्सुकता से भर जाता है। हम चाहते हैं कि हमें आसमान और भी नजदीक से देखने को मिले, है ना। जब हम कभी अकेले होते हैं, बैठे होते हैं, तो हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये थोड़ा और नजदीक आता तो हम देख पाते कि इसमें और क्या चीजें है। तो हमारी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए दूरदर्शी का वो हुआ, उद्भव हुआ, और वो बहुत ही ज्यादा सहायता करता है हमें आकाश का, अंतरिक्ष का अवलोकन करने में। तो टेलीस्कोप क्या है? दूरदर्शी। दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल करके दूर स्थित वस्तुओं को देख पास सकता है। तो दूरदर्शी क्या है? साधारणतः इसे हम देखते हैं जब बड़े आकार में और बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूरदर्शी क्या है? प्रकाशीय तंत्र है जी। उस तंत्र से देखने पर क्या होती है, जो बहुत दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर जो है वो चीजें हमें बहुत ही बड़े आकार में और बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है।
दूरदर्शी निसंदेह खगोलीय विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजी गई उपकरण है। अब तक का जितना भी खगोलीय विज्ञान में खोजे हुई हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो खोज हुआ है वो है दूरदर्शी का। यदि आप भी दूर के ग्रहों को या किसी यार वस्तु को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप भी क्या कर सकते हो, दूरदर्शी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको छोटी से छोटी जो वस्तु दूर है वो आपको बड़े आकार में दिखाई देगी। तो दूरदर्शी क्या है, एक ऐसी दूरबीन है जिसकी मदद से हम अंतरिक्ष में मौजूद, जो हमारी आंखों से दूर है, आकाश के परे है अंतरिक्ष, उसमें मौजूद जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉइट्स होते हैं, गैलेक्सी है, अपना जो भी है आदि को बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसे शब्दों में कहा जाए तो टेलीस्कोप क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके हम दूर की वस्तुओं को पास देख सकते हैं। अब टेलीस्कोप के आविष्कार से ही तो हम ब्रह्मांड में होने वाले सभी अजूबों को नजदीक से देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप आया कैसे, उसका आविष्कार कैसे हुआ, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं वैज्ञानिकों का परिचय। किस वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप की शुरुआत की, तो ये आकृति में देख रहे होंगे आप, हाँ, हॉन्स लिपर्से, ये एक साइंटिस्ट है। तो चश्मा निर्मित करने वाले अनुसंधानकर्ता हॉन्स लिपर्से ने सन 1608 में यह आविष्कार किया कि दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रखकर देखने पर दूर की वस्तु समीप दिखाई देती है, और पहली दूरबीन बनाई। ठीक है, तो ये हॉन्स लिपर्से ने क्या किया, 1608 में यह आविष्कार किया कि दो लेंस को जब एक के ऊपर एक रखकर देखते हैं तो दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं। अब इस आविष्कार के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबको पता है कि अब जैसे भी मैंने भी बताया कि जो तुम्हारा दूरदर्शी है, इसका आविष्कार हॉन्स लिपर्से ने किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मन में ये आइडिया कैसे आया? ये ये मतलब इन्होंने दूरबीन की खोज करनी है इसलिए नहीं की थी, बस वो एक ऐसा बाई चांस होता है ना, गलती से उनसे वो दूरबीन की खोज हो गई। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि जो हॉन्स लिपर्से थे, उनके बेटे क्या करते थे, कांच के बहुत सारे कलरफुल जो टुकड़े होते थे वो लेकर खेलते थे। तो एक दिन हॉन्स लिपर्से ने अपने बेटे से क्या कहा कि जितने भी कांच के टुकड़े हैं उन सबको एक कलर को एक साथ रखना, मतलब लाल को एक साथ, हरे को एक साथ, सभी कलर को उन्होंने अलग करने के लिए कहा। तो वो तो बच्चा था, तो वो क्या करता था, जो भी कलर उठाता था तो वो अपनी आंख पे लगा के देखता था कि क्या दिख रहा है। तो उसने उस खेल खेल में एक कांच के ऊपर दूसरा कांच रखा, और जब दो तीन कलर के कांच रखकर जब उन्होंने उनके बच्चे ने देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि जो पास का जो दीवार था वो अचानक से, जो दूर की दीवार थी वो अचानक से उसके सामने आ गई। तो वो देखकर डर गया, तो उसने अपने पापा को बुलाया, मतलब हॉन्स लिपर्से को बुलाया कि पिताजी देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो जब हॉन्स लिपर्से ने खिड़की से बाहर उस कांच के ऊपर दूसरे कांच को रखकर देखा तो वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि जो बाहर की जो चीजें थी, दूसरों का घर, पेड़, जो भी चीजें थी वो उनके एकदम समीप उनको दिखाई देने लगी, मतलब 3 गुना पास दिखाई देने लगी। तो हॉन्स लिपर्से ने क्या किया, इस चीज को देखकर वो काफी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें दूर की चीजों को पास देखने की तरकीब मिल गई थी। इसके बाद क्या किया, हॉन्स लिपर्से ने इस दुनिया का पहला टेलीस्कोप, मतलब पहला दूरदर्शी बनाया। अब हॉन्स लिपर्से द्वारा जो ये दूरदर्शी बनाया गया था, इसका पहला उपयोग सैनिकों, जासूसों और नाविकों द्वारा किया गया, ताकि वो अपने प्रतिद्वंदी पर नजर रख सके। तो इस तरह हॉन्स लिपर्से से ये दूरदर्शी का आविष्कार हुआ। फिर दूरदर्शी के बाद हॉन्स लिपर्से के बाद दूसरे वैज्ञानिक अपने आए, गैलीलियो। तो जब 1908 में हॉन्स लिपर्से ने दूरबीन की खोज की तो गैलीलियो को पता चला कि आविष्कार हुआ है दूरदर्शी का, तो उन्होंने भी खुद का अपना एक टेलीस्कोप बनाया और पहली बार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में उसका उपयोग किया। और जब गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप का
को आकाश की तरफ डायरेक्ट किया, तब उन्हें दुनिया इतनी बड़ी दिखाई दी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मतलब हॉर्स निपर्सन ने जब कांच के ऊपर कांच रखकर एक दूरबीन बनाया तो वो कोई भी दूर की चीजों को सिर्फ 3 गुना अपने पास देख पाते थे। लेकिन जब गैलीलियो ने उसके ऊपर और रिसर्च किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तब उनके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा जो दूरबीन बनाई गई उससे 25 से 30 गुना और नजदीक वो चीजें दिखाई देने लगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि आंखों से देखे जा सकने वाले तारों से अधिक तारे अंतरिक्ष में हैं। तब उनको पता चला कि जितनी चीजें हम यहाँ से आकाश में देख रहे हैं, जितने तारों को, उससे भी कहीं ज्यादा तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। तो दूरबीन की सहायता से उन्होंने गुरु के 4 उपग्रह और सूर्य के दाग, जो सूर्य पे दाग धब्बे इत्यादि की खोज की। ठीक है, फिर उसके बाद क्रमशः केपलर, हाइगेंस, ब्रेडले और अपने न्यूटन, ठीक है, इन्होंने भी दूरदर्शी का व्यवस्थित यंत्र के रूप में विकास किया। ये अपने केपलर, ये हाइगेंस और तीसरा वाले जो है वो अपने न्यूटन है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया आगे, और भी कोई एक चीज की खोज करते हैं तो उसके बाद उसका क्या होता है, सब लोग उसके ऊपर थोड़ा सा और कार्य करते हैं और उसको और अच्छा बनाते हैं। तो लास्ट में न्यूटन ने इसके ऊपर काफी मतलब जानकारी, महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें एक दूरदर्शी हमारे तक दी। तो गैलीलियो के जो दूरबीन थी, गैलीलियो की दूरबीन के बाद पिछले 400 वर्षों में दूरबीन तकनीक और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व का अत्यंत विचित्र हमारे सामने उपस्थित है। तो गैलीलियो ने जो भी दूरबीन का वो किया, ज्ञात किया, उसके पिछले 400 वर्षों में जो दूरबीन तकनीक है और संपूर्ण अंतरिक्ष की और एक विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित किया। अनुसंधान की सुख सुविधाओं के लिए आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। केवल अनुसंधान के लिए ही नहीं, मतलब जो भी हम दूसरे देशों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो बनाते हैं हम लोग हथियार, ये वो, ये सब चीजें सिर्फ उस चीज के लिए नहीं, अपने दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए भी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हुआ है। कैसे? जो भी हम टीवी देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, ये किसके द्वारा होता है? हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स, उसी के द्वारा हम ये सारी चीजें देख पाते हैं। फिर अंतरिक्ष अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, जो अंतरिक्ष का निरीक्षण जब हम करते हैं तो उसके लिए हम दूरबीन का ही उपयोग करते हैं। परंतु क्या एक ही प्रकार की दूरबीन से अंतरिक्ष का संपूर्ण निरीक्षण किया जा सकता है? अब ये भी एक सवाल है कि हमने तो मतलब दूरबीन बनी, उसका उपयोग अंतरिक्ष अवलोकन के लिए भी अच्छा है, लेकिन क्या एक ही प्रकार की दूरबीन से पूरे अंतरिक्ष का निरीक्षण या अवलोकन हम कर सकते हैं क्या? अंतरिक्ष अवलोकन के लिए भिन्न भिन्न दूरबीनों का उपयोग क्यों करना पड़ता है? अब अलग अलग चीजें हैं तो उनको देखने के लिए अलग अलग दूरबीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक क्या अंतरिक्ष में भी दूरबीनें स्थापित की जाती हैं? इन बातों के पीछे छुपे हुए विज्ञान का हम इस प्रकरण में आपका कि अंतरिक्ष अवलोकन के लिए भिन्न भिन्न दूरबीनों का उपयोग स्थापित की जाती है और ऐसी बहुत सारे प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के विविध रूप, मतलब प्रकाश के अलग अलग जितने भी रूप है वो क्या है। तो देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग दैर्घ्य प्रकाश का एक गुणधर्म है। वेवलेंथ, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका गुणधर्म क्या है? तरंग दैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं।
जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य लगभग 400 nm, nm मतलब नैनोमीटर, से 800 nm मतलब 800 नैनोमीटर के बीच होती है, उसी प्रकाश को हमारी आंखें देख सकती है और इसे ही हम दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। परंतु इस तरंग दैर्घ्य के अतिरिक्त अन्य तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भी होता है, मतलब अन्य तरंग दैर्घ्यों का भी प्रकाश होता है जिसे हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें उन किरणों के लिए संवेदनशील नहीं है। तो जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि दृश्य प्रकाश तरंग ये एक तरह का तरंग है, तरंग दैर्घ्य है जिसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। और ये जो 400 से 800 के बीच में जितनी भी प्रकाश होती है सिर्फ हमारी आंखें उसी को देख पाती हैं। 400 से कम और 800 से अधिक वाले जितने भी प्रकाश है उन प्रकाश को देखने के लिए हमारी आंखें संवेदनशील नहीं होती। ठीक है, तो हमारी आंखें जिस प्रकाश को देख पाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे तरंग दैर्घ्य होते हैं, आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो मनुष्य के या जो भी सजीव है उनकी आंखें जो देख पाती हैं वो सिर्फ क्या है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, प्रकाश के विविध रूपों के बारे में जानेंगे, इसके लिए दी गई तालिका का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिख रही होगी जो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश तरंग मतलब विजिबल लाइट जो हमारी आंखों से दिखाई दे, और जो हमारी आंखों से बाकी प्रकाश नहीं दिखते वो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। रूप पहला क्या है, रेडियो तरंग, तरंग दे मतलब इसका वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, इसका क्या है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ इसका कितना होता है 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड है अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, इसका क्या है 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर। फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश किरणें जिसे हम अभी देख सकते हैं, उसका क्या है फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने पहले बताया 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, फिर पांचवा आता है तुम्हारा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, तो इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 300 पिकोमीटर टू 400 नैनोमीटर। फिर उसके बाद छठवा है आपका छ किरणें मतलब एक्स रेज, आपने सुना होगा एक्स किरणों के बारे, एक्स रेज के बारे में, उसका कितना है 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर। और सातवां और लास्ट क्या है आपका गामा किरणें, मतलब इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 3 पिकोमीटर से कम। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपके सामने, इसमें से केवल दृश्य प्रकाश किरणों को देखने की क्षमता हमारी आंखों में है। सिर्फ हम दृश्य प्रकाश जो 400 से 800 नैनोमीटर है, सिर्फ उसी प्रकाश को हम देख सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष से आने वाले दृश्य प्रकाश को देखने के लिए हम दृश्य प्रकाश दूरबीन अर्थात सादे लेंस या जो दर्पण से बनाई गई दूरबीन होती है उसका उपयोग करते हैं। परंतु अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार का प्रकाश भी निकलता है। अब अंतरिक्ष से भी प्रकाश की किरणें आती हैं, तो उसको देखने के लिए दृश्य प्रकाश को देखने के लिए हम दृश्य प्रकाश दूरबीन का उपयोग करते हैं, मतलब उसमें सादा लेंस या दर्पण है उसको जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं उस दूरबीन से तो खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्रकाशें निकलती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हो गई, छह किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई ना, ये सारी चीजें जो है प्रकार की किरणों को ग्रहण करने के लिए और उनके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हमें भिन्न भिन्न दूरबीनों की आवश्यकता महसूस होती है। जैसा हम लोग
प्रश्न पढ़ा था ना कि क्यों भिन्न भिन्न दूरबीनों की आवश्यकता पड़ती, क्यों? क्योंकि हमारी आंखें क्या है, सिर्फ दृश्य प्रकाश किरणों को देखने के लिए संवेदनशील है। बाकी जब हम उसको देख रहे होते हैं तो बाकी किरणें भी हमें दिखाई दे, इसके लिए हमें अलग अलग दूरबीनों की आवश्यकता होती है। तो दृश्य प्रकाश से बड़ी जो रेज होती हैं, जैसे अवरक्त तरंगे या सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे, इनके लिए अलग दूरबीन की आवश्यकता होती है। और दृश्य प्रकाश से जो छोटी होती हैं, जैसे कि पराबैंगनी किरणें, क्षय किरणें और गामा किरणें, इसको देखने के लिए दूसरे दूरबीन की आवश्यकता होती है। तो एक ही मतलब सभी चीजों को हम एक ही दूरबीन से नहीं देख सकते। ठीक है, अब दूरबीनें और दूरदर्शी क्या है वो देखते हैं। दूरदर्शी साधारणतः उस प्रकाशीय तंत्र को कहते हैं जिससे देखने पर दूर की वस्तुएं बड़े आकार की और स्पष्ट दिखाई देती हैं, अथवा जिसकी सहायता से दूरवर्ती वस्तुओं के साधारण और वर्णक्रम चित्र प्राप्त किए जाते हैं। दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजकल रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार का यंत्र रेडियो दूरदर्शी कहलाता है। तो दूरबीनें और दूरदर्शी ये क्या है, एक प्रकाशीय तंत्र है जिसमें से देखने पर क्या होता है, दूर की चीजें बहुत ही स्पष्ट और बड़ी दिखाई देती हैं। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आजकल तरंगे हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, रेडियो तरंगे। और उसके द्वारा जो यंत्र बना है उसका नाम क्या है, रेडियो दूरदर्शी। थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पर, मैं रीड करती हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिए। दूरबीन के आविष्कार ने मनुष्य की सीमित दृष्टि को अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। ज्योतिर्विद के लिए दूरदर्शी की उपलब्धि अंधे व्यक्ति को मिली आंखों के सदृश वरदान सिद्ध हुई है। इसकी सहायता से उसने विश्व के उन रहस्यमय ज्योतिष पिंडों तक का साक्षात्कार किया है जिन्हें हम सर्पिल निहारिकाएं कहते हैं। ये निहारिकाएं हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान और तारा भौतिकी के विज्ञान में दूरदर्शी का महत्वपूर्ण योगदान है। दूरदर्शी ने एक और जहां मनुष्य की दृष्टि को विस्तृत बनाया है, वहीं दूसरी ओर उसने मानव को उन भौतिक तथ्यों और नियमों को समझने में सहायता भी दी है जो भौतिक विश्व के गत्यात्मक संतुलन के आधार पर है। तो दूरबीन और दूरबीन या फिर दूरदर्शी जिसे हम कहते हैं, उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसमें से पहला प्रकार है आपका दृश्य प्रकाश दूरबीनें। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अंतरिक्ष में सिर्फ दृश्य प्रकाश किरणों के अलावा और भी बहुत सारे रेज होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, तो उसको देखने के लिए क्या बनाया गया, दृश्य प्रकाश दूरबीनें। ये क्या है देखो, अधिकतर दृश्य प्रकाश दूरबीनों में 2 या 2 से अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। खगोलीय पिंडों से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्रित करने के लिए वस्तु लेंस का आकार बड़ा होता है। इस एकत्रित प्रकाश से खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है। जैसे भी अभी आकृति में आप लोग देखो, ये यहाँ से प्रकाश, ये जो है ये प्रकाश के स्रोत हैं, ये प्रकाश के स्रोत आ रहे हैं, ये आपका वस्तु लेंस है, प्रकाश के स्रोत इस पे आते हैं, इसका आकार जो ये नेत्र लेंस होता है इसकी तुलना में बड़ा होता है। तो जब प्रकाश की स्रोत इस लेंस वस्तु लेंस पे पड़ती है तो ये अपना मार्ग परिवर्तित करके कहाँ पर आती है, हमारे नेत्र लेंस पर। ठीक है, और ये लेंस वो होता है जहां पर हम अपनी आंख रखकर कोई भी चीज देखते हैं कि वो चीज कैसा दिख रहा है। तो वही वो बोल रहा है कि इस एकत्रित प्रकाश से खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले नेत्र लेंस या फिर हम उसको नेत्रिका भी कहते हैं का आकार छोटा होता है। अब जो आपका दृश्य प्रकाश दूरबीन है ये 2 प्रकार का है। पहला है अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा है परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी क्या है वो हम लोग देखते हैं। प्रकाश किरणें वायुमंडल से लेंस में
या लेंस में से वायुमंडल में जाते समय अपना मार्ग परिवर्तित करती है, अर्थात उसका अपवर्तन होता है। इसलिए इस दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इस आकृति में देखो, प्रकाश की स्रोत आई, ये प्रकाश का स्रोत है, ये यहाँ से आई लेंस के ऊपर, लेंस के बाद इन्होंने अपना क्या किया, मार्ग परिवर्तित किया और फिर किस पर आया, नेत्र लेंस पर। तो वही ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से लेंस पर या फिर लेंस में से वायुमंडल पर अगर जा रही होती है, तब वो क्या करती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती है, मतलब अपना जो जो उसका आने का जो रास्ता होता है उसे वो चेंज कर देती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती है, अर्थात उसका अपवर्तन होता है। इसलिए ऐसी दूरदर्शी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक, मतलब मार्ग चेंज करना, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। अब तो लेंस की सहायता से प्रतिबिंब कैसे निर्मित होते हैं, इसका अध्ययन हम आगामी वर्ष में तो करने वाले ही हैं। सामान्य आकाश अवलोकन के लिए इस प्रकार की दृश्य प्रकाश दूरबीन उपयुक्त है, परंतु उस दूरबीन से जो प्राप्त अपने चित्र है या जो भी है, वो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। वो कठिनाइयां क्या है, देखो कि स्रोत से आने वाली, जो मतलब प्रकाश स्रोत है, वहां से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके स्रोत का तेजस्वी मतलब एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो वस्तु लेंस का व्यास ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना आवश्यक होता है। ऐसे बड़े लेंस को बनाना कठिन तो होता ही है, साथ ही उसका वजन भी बहुत बढ़ता है और उसका आकार बदलता है। अब जैसे प्रकाश स्रोत से बताया ना, आगे का लेंस बड़ा होता है और जो जहां से हमारी आंखें देखती है वो छोटा होता है। तो जब वो स्रोत पे जब आता है प्रतिबिंब, तो वो इतना बड़ा होता है कि उसके लिए भी बहुत बड़े लेंस की आवश्यकता होती है, तो उसको बनाना बहुत कठिन है। दूरदर्शी के दोनों लेंसों को विपरीत सिरों पर होने के कारण लेंसों का आकार बढ़ता है, जिससे दूरदर्शी की लंबाई भी बढ़ती है। अब दोनों का जो डिस्टेंस है, जो प्रकाश स्रोत से आ रहा है वस्तु लेंस वो, और जो हमारे नेत्र लेंस है वहां पे, उन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ता है तो लेंस का आकार भी बढ़ाना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां होती हैं, और लेंस से जो भी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है उसमें कलर क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता, ये एक कमी है। तो उसको ठीक करने के लिए दूसरा लेंस बना, दूसरा दूरदर्शी बना, वो है परावर्तक दूरदर्शी। दृश्य प्रकाश दूरदर्शी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं। इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब टकराकर कोई चीज जाना होने के कारण इस दूरदर्शी को परावर्तक, ठीक है, रिफ्लेक्शन, कोई किसी जैसे समतल तुम्हारा कांच है, उस पर टकराकर सूर्य की किरण का वापस से परावर्तित होना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो फिर इसके लिए एक नया दूरदर्शी बना जिसका नाम था परावर्तक दूरदर्शी। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें पिंड का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण अत्यावश्यक है, ठीक है, परंतु बड़े दर्पण बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है। अब जो तुम्हारा वो था अपवर्तक दूरदर्शी था, उसमें लेंस लगाए जाते थे, तो बड़े लेंस बनाना बहुत ही कठिन था। लेकिन जब परावर्तक दूरदर्शी आया तो उसमें उन्होंने क्या किया, दर्पण लगाना, अवतल दर्पण लगाया। तो दर्पण के बहुत बड़ा बनाना है तो बहुत सारे दर्पण जोड़कर हम उसको बड़ा बना सकते थे। उसका वजन भी उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होता था। अब अपवर्तन में जो लेंस लगता था, वो लेंस की तुलना में ये जो दर्पण था, इसका जो वजन था वो उसकी अपेक्षा क्या था, कम था। दर्पणों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां नहीं होती थी। जो हम दर्पण में देखते थे, आईने में जो चीजें हम देखते थे, उसमें रंगों की त्रुटि नहीं होती थी, किसकी अपेक्षा, जो हम लेंस में देखते थे, ठीक है। नीरी आंखों से कभी भी दिखाई न देने वाले अति दूर स्थित तारों और आकाश गंगा को हम इस प्रचंड दूरदर्शी से देख सकते हैं। नीरी आंखों से मतलब डायरेक्ट अपनी आंखों पे वो दूरदर्शी या टेलीस्कोप रखकर हम जो गैलेक्सी है, अपना आकाश गंगा और जो तारे हैं, उन्हें हम आसानी से देख सकते थे, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा अपवर्तक दूरदर्शी था जो लेंस से बड़ा बना हुआ था उसके खाली नुकसान ही थे, उसके कुछ फायदे भी थे, जैसे उसका उपयोग करके जो छवि है वो थोड़ा स्पष्ट दिखाई देता था। और उपवर्त जो अपना अपवर्तक ये जो दर्पण जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपवर्तक दूरदर्शी, उसकी अपेक्षा में ये थोड़ी सी सस्ती है और इसका आवर्धन क्षमता और इसका विभेदन क्षमता भी अधिक होता है। अब अवतल दर्पण पर आधारित जो परावर्तक दूरदर्शी है, इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा न्यूटन पद्धति दूरदर्शी, मतलब न्यूटन की पद्धति पर आधारित दूरदर्शी, और दूसरा है कैसेग्रेन पद्धति पर आधारित दूरदर्शी। ठीक है, तो जैसा कि हम न्यूटन को जानते हैं कि अपने विज्ञान के विकास के लिए इस वैज्ञानिक ने मतलब आइजैक न्यूटन ने बहुत बड़ा योगदान किया है। ठीक है, तो इन न्यूटन द्वारा जो दूरबीन बनाया गया है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। आकृति में आप लोग देख रहे होंगे, आकृति में दिखाए अनुसार न्यूटन पद्धति की दूरबीन में अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से अवतरित होती है। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अंतरिक्ष से आने वाला प्रकाश का स्रोत है। तो ये प्रकाश का स्रोत कहाँ पड़ता है? पहले अवतल दर्पण से परावर्तित होती है। इन परावर्तित किरणों के दर्पण के नाभिक के पास अभिश्रित होने के पहले एक समतल दर्पण पर उनका मार्ग परिवर्तित करता है। ये समतल दर्पण पर टकराकर इस कारण ये किरणें दूरबीन के बेलन की लंब दिशा में एक बिंदु पर एकत्रित आती है। वहां स्थित नेत्रिका नामक विशेष लेंस द्वारा हम वस्तु का अभिवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। मतलब ये प्रकाश का स्रोत कहाँ आया? अवतल दर्पण पर। यहाँ से टकराने के बाद ये आया समतल दर्पण पे, और फिर यहाँ से टकराकर ये जो नेत्रिका है जहाँ नेत्र लेंस होता है वहां पर हम उस लेंस पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये समझा। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो न्यूटन ने दूरबीन बनाई थी उसमें क्या होता था? एक अवतल दर्पण होता था। ठीक है, और प्रकाश के स्रोत आते थे, अवतल दर्पण से टकराते थे, वहां से वो समतल दर्पण पर आते थे और यहाँ से टकराकर नेत्रिका या लेजर लेंस पे हमें वो दिखाई देते थे। ठीक है, दूसरा है आपका कैसेग्रेन पद्धति। ये भी एक साइंटिस्ट थे कैसेग्रेन, इन्होंने भी एक दूरदर्शी बनाई। वो क्या है देखो, आकृति में दिखाए अनुसार कैसेग्रेन पद्धति में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, परंतु वहां अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें एक उत्तल दर्पण द्वारा पुनः अवतल दर्पण की ओर परावर्तित होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण के केंद्र के पास स्थित छिद्र द्वारा दूसरी ओर जाकर नेत्रिका पर आती है। जैसे देखो ये यहाँ से प्रकाश की किरण गई, कहाँ गई? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ आती थी? उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण से परावर्तित और वापस से क्या होती थी? वो अवतल दर्पण से होते हुए कहाँ एक छिद्र होता था, उसके थ्रू कहाँ चली जाती थी? नेत्रिका पर आती थी। और नेत्रिका की से हम स्रोत का अभिवर्धित करते थे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर है प्रकाश दूरबीनें। उसी प्रकार दूसरा प्रकार है आकार। अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश रेडियो किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। इन तरंगों को हम निरी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन तरंगों को ग्रहण करने के लिए विशेष दूरबीनों का उपयोग किया जाता है। इन्हें रेडियो दूरबीन कहते हैं। ठीक है, हम दृश्य प्रकाश ही देख पाते हैं, बाकी किरणों को हम नहीं देख पाते, तो उन्हें देखने के लिए जो दूरबीन बनाया गया उसे क्या कहते हैं? रेडियो दूरबीन। रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार की डिश है या ऐसी अनेक डिशों का समूह होता है जिससे ये बना होता है। दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इन डिश के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं और उस डिश के नाभिक केंद्र के पास अभिसरित होती हैं। वहां उन तरंगों को ग्रहण कर सकने वाला एक यंत्र लगाया हुआ होता है। यंत्र द्वारा ग्रहण की गई जानकारी संगणक को दी जाती है। संगणक इस जानकारी का विश्लेषण कर रेडियो तरंगों के स्रोत के स्वरूप का चित्र निर्मित करता है
और हमारे घर का जो डिश एंटीना है वो इस तरह कार्य करता है। आकृति में आपको दिख रहा है कि जितनी भी रेडियो तरंगे वो क्या हो रही है, इस छतरी, जो छतरी के आकार का है उसके वक्र पृष्ठभाग पर परावर्तित हो रही है और उसके नाभिक के पास एकत्रित हो रही है। और फिर उसके द्वारा वो जानकारी किसको दिया जाता है, संगणक को दिया जाता है। एम्पलीफायर के थ्रू देखो ज्वाइन किया हुआ है, संगणक को दिया जाता है और संगणक क्या करता है, उस जानकारी का विश्लेषण करके रेडियो तरंगों के स्रोत के स्वरूप का एक चित्र निर्माण करता है, जिससे हम सीरियल, मैच, न्यूज और भी चीजें जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, फिर है आपका अंतरिक्ष की दूरबीन है। तीसरा जो दूरबीन है आपका वो क्या है, अंतरिक्ष की दूरबीन है। अब ये क्या है, देखो, अंतरिक्ष के विविध पिंडों से आने वाली दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल से भूपृष्ठ तक पहुंच सकती है। ठीक है, दो प्रकार की तरंगे हमने देखा, एक दृश्य प्रकाश और एक रेडियो तरंगे। ये सब कहाँ पहुंच सकती हैं, पृथ्वी के जो अपने वायुमंडल में जो भूपृष्ठ है वहां पर पहुंच सकती हैं। इस कारण दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीनों को भूपृष्ठ पर स्थापित किया जाता है, परंतु ऐसे भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि के प्रेक्षण करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। धरती पर रहकर ये सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु ये चीजें स्थापित करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, तो वो कठिनाइयां क्या होती है कि जो अंतरिक्ष होता है हमारा, वो दृश्य प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी के तल पर पहुंचता है। तब प्रकाश का जो वायुमंडल में अवशोषण होता है और हमारे तक वो पहुंचने में प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। मतलब दूरबीन बनाया था अपने अंतरिक्ष का प्रेक्षण करने के लिए। और एक ये है 6 किरण दूरबीन, जिसे चंद्र का नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने ये बनाया था। किसी को डाउट है? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग टीचर, अवतल दर्पण लेंस जो दूरबीन में लगाए जाते हैं वो कैसे निर्माण होते हैं? वो लेंस जो हमारे तुमने 11वें चैप्टर में पढ़ा होगा ना, दर्पण, उत्तल दर्पण। यस टीचर। हाँ, उसी को वक्र काट कर, मतलब जो तुम्हारा गोले के आकार का जो लेंस होता है उसे अंदर की तरफ से काट कर या बाहर की तरफ से वो लेंस बनाए जाते हैं। ओके ठीक है, टीचर। और कुछ तो और किसी को डाउट है? तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी, जिसमें हमने अपने साइंटिस्टों के बारे में देखा, प्रकाश के विविध रूप के बारे में देखा, जो हमारी प्रकाश से देख पाती हैं आंखें, दृश्य प्रकाश किरणें 400 nm से 8 nm तक, उसके बारे में देखा। फिर दूरबीन जो दूरदर्शी है उसके प्रकार, दृश्य प्रकाश दूरबीनें, फिर तुम्हारा रेडियो दूरबीनें और अंतरिक्ष दूरबीनें, इनके बारे में देखा। दृश्य प्रकाश दूरबीनें 2 प्रकार की थी, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, और भी बहुत कुछ जानकारी इसमें मिल्स। लोग इंटरनेट पे ढूंढोगे तो एक जाइंट होता है जो पुणे के, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।